Hello students, I Priya Malhotra welcome you on Dev Right Way Education. So today we are going to start with chapter 12 of class 10th, that is electricity. We have done with the part 1, मतलब हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है इसका, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज क्या होता है, कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है, चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, और हमने थोड़ा सा स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में. ठीक है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा. तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. अब इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक कंडक्टर क्या होता है और एक इंसुलेटर क्या होता है. देखिए, मैंने आप लोगों को एटम का डायग्राम बनाया था, जिसके अंदर मैंने बनाया था ये हमारा न्यूक्लियस है सपोज. इसके अंदर जो अंदर रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियस किसका बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का. प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. अब जो इसकी आउटर सेल्स होती हैं उनमें क्या मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं. ठीक है, अब जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है इलेक्ट्रॉन्स, उनको अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी दे दूं, कहीं से थोड़ा सा भी कुछ एक्साइटमेंट मिल जाए, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. तो इस प्रोसेस से जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं कंडक्टर के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. बच्चों, कंडक्टर के अंदर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इंसुलेटर में ये आउटर सेल में प्रेजेंट ना होकर ये बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस से. तो हीट देने के बाद वो उसमें से नहीं निकलते. फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, आगे चलते हैं. सेल क्या होता है, द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ सेल. मतलब ऐसा एक डिवाइस होता है जो ये, अब जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का काम कौन करेगा, सेल. इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सेल. वो बैटरी देखी होगी ना, आप सबने घरों में देखी होगी, टॉर्च वगैरह में डालते हैं सेल, या फिर वैसे बैटरी होती हैं. तो वो सब आपने जो देखा है वो ऐसे डिवाइस हैं. वो क्या करते हैं, जो हमारा कंडक्टर है उसकी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं. उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और उनकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब आता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ से कहाँ करेंगे. सपोज ये हमारी बैटरी है, ये सेल है. ठीक है, ये प्लस ये माइनस. अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. ऐसा क्यों होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. और यहाँ सेल के ऊपर यहाँ इधर साइड बैटरी में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो मैंने क्या बताया था, अनलाइक चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. मतलब एक जैसे चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर भागना स्टार्ट कर देंगे और ये दूर भाग भाग के कहाँ पहुँच जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल. जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, एक मूवमेंट, एक पाथ क्रिएट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. मतलब ये ऐसे बैटरी है हमारी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है. ठीक है, अब इस करंट को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं बच्चों. ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर आर द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम. मतलब बेसिकली क्या होता है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये इसको डिनोट करने का फैक्टर है. और क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, और टी को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से. अब देखिए यहाँ पे करंट जो होता है दैट इज चार्ज पर यूनिट
टाइम, मतलब कितना करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि उसके अंदर कितना चार्ज जो है उसका मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। उसी से हमें क्या पता चलेगा कि उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको, एसआई यूनिट जो होती है हमारी चार्ज की, वो क्या होती है, कूलम होती है। और एक इसके अंदर कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं एक कूलम के अंदर, 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और एसआई यूनिट जो होती है टाइम की क्या होती है, सेकेंड, इसकी क्या होगी, कूलम। तो यहाँ से करंट की जो ऐसा यूनिट है बेसिकली वो क्या बन के आती है, कूलम पर सेकेंड, और इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड। देखिए आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब 1 यूनिट हमारे पास चार्ज होगा, तो मतलब 1 कूलम, और टाइम कितना होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर इज द करंट जो फ्लो करेगा कंडक्टर के थ्रू जब उसके अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, कितने टाइम पीरियड में, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम मेजर करते हैं एमीटर के थ्रू, और एमीटर को जो है हमेशा हम सीरीज के अंदर लगाते हैं बच्चों। ये आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे हम एमीटर, इसको जॉइंट करते हैं हम सीरीज के अंदर, मतलब सेम लाइन के अंदर। जैसे यहाँ से लगा दिया, यहाँ से हम चेक करेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। बेसिकली एमीटर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, मीटर की रीडिंग लेने के लिए हम चेक करते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो वो सारा ये लैब वगैरह में आप लोग देखोगे आगे, अगर आप लोगों के स्कूल में लैब वगैरह है तो वहाँ आप लोग देखोगे कि एक डिवाइस होता है एमीटर, उससे हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। इसके अंदर पता चल जाता है कि कितने एम्पियर का जो है करंट उस सर्किट के अंदर बेसिकली फ्लो हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें समझाया हुआ मैंने। यहाँ क्या है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, सेल। अब मैंने जैसे बताया था यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लैंप लगा हुआ था ये लाइटनिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये इसके अंदर एक और डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से ये जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा पॉजिटिव टर्मिनल से। इसमें जो हमने लैंप लगाया था ये बेसिकली रेजिस्टर बोलते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन्स करंट के फ्लो का जो है रेजिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टर। इसको आगे वाले स्लाइड्स में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब आपका करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, तो वहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे ये कंडक्टर है हमारा, यहाँ पे कुछ लगा दिया मैंने रजिस्टर, तो यहाँ तो जो है करंट की कुछ वैल्यू थी, और यहाँ पे जो है वो कुछ और वैल्यू है। सॉरी, यहाँ से ऐसे हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज की कुछ वैल्यू अलग होती है। यहाँ इसके अंदर जब कुछ वोल्टेज इसने ले ली तो यहाँ पे कम बच जाएगी। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब करंट कब फ्लो करेगा, अब आप लोग डिफ्यूजन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है वहाँ से क्वांटिटी कुछ भी क्या होती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। जैसे एक और डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं।
दो टैंक ही आपके पास, दो टैंक है, एक ये टैंक है, ड्राइंग पे मत जाना, ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक टैंक ये है हमारे पास, और यहाँ से ये कनेक्टेड है दूसरे टैंक के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ जो है वाटर का लेवल यहाँ तक है, ये भरा हुआ पूरा, और यहाँ जो है यहाँ तक है, सिर्फ इस सेकंड वाले टैंक में इतना पानी है। अब यहाँ कोई वॉल लगी हुई है, आप लोगों ने क्या किया, जैसे सर्किट के अंदर सेल लगा देते हो ना मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, जो बाहर आउटर सेल में प्रेजेंट थे एटम के, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के मूवमेंट करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे जैसे ही आपने वॉल हटाई, यहाँ से ऐसे सीधी होगी है स्ट्रेट, तो यहाँ जो है पानी जिसके अंदर ज़्यादा है, जिस कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन पे है, तो वो यहाँ से मूव करना कहाँ स्टार्ट कर देगा, इस लो वाली कंसंट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पानी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक फिल होगा, जब दोनों में इक्वल नहीं हो जाता। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट कब जो है वो फ्लो करेगा, जब हमारे कंडक्टर के दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ वोल्टेज का डिफरेंस होगा, ठीक है। और इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय ए सेल और बैटरी, मतलब बैटरी लगा देते हैं, उसी से हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन द सेल प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स एंड सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, जो हम बैटरी लगाते हैं उससे क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे क्रिएट हो जाता है, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो इस वाले टर्मिनल पे तो कितना है, प्लस का 9 वोल्ट, और इस वाले टर्मिनल पे कितना है, माइनस का 9 वोल्ट। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, जिससे जो है हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर दो पॉइंट्स की बात करें ए और बी किसी कंडक्टर के, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं हम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना काम किया है, और डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज, मतलब उस चार्ज को कैरी करने के लिए कितना जो है वर्क करना पड़ा है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब वर्क की जो ऐसा यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, जूल होते हैं, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम V से, और वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, और चार्ज हमने पहले ऑलरेडी पढ़ ही लिया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। अब वर्क डन किस में वर्क डन की एसआई यूनिट जो वो क्या है, जूल है, और चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम है। तो यहाँ से 1 वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 जूल पर यूनिट 1 कूलम। अब यहाँ पे इसके डिफरेंस, मतलब इसकी जो डेफिनेशन क्या बन जाती है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताइए। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल जो है कार्य करना पड़ता है एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। अब हमने करंट किससे मेजर किया था, एमीटर से, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको किससे मेजर करते हैं हम, वोल्टमीटर से। आगे आने वाली क्लासेस में इनको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी, अभी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल समझ लीजिए अच्छे से क्या होता है। इसको कैसे लगाते हैं हम, पैरेलल लगाते हैं। ये रीजंस भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि क्यों सीरीज में लगाया जाता है एमीटर, और वोल्टमीटर जो है उसको पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। देखिए ये हमारी सेल लगी हुई है, यहाँ ये बल्ब लगा हुआ है,
और यहाँ ये मीटर लगाया हुआ है हमने करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये प्लग की है और ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है हमारा, एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है और इसको हम क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शो मी द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर क्या क्या है, बल्ब है, सेल है, प्लग की है और एमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सिंबल्स हैं हमारे पास, कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज होते हैं। जैसे अभी हमने देखा, ये बैटरी को ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे शो करते हैं, और जब बहुत सारी सेल्स को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो बड़े वाली लाइन है ये शो करती है प्लस को, और जो छोटे वाली लाइन है वो किसको शो करती है, माइनस को। आगे चलते हैं, ये प्लग की है या फिर इसको स्विच भी कह सकते हैं आप। ये ओपन है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डॉट वगैरह नहीं है, ओपन है। यहाँ पे ये देखिए ये स्विच है, एक तरीके से, ये एक तरीके से बटन देखे होंगे ना आप लोगों ने घर पे, उस तरीके का है कि जब तक उसको ऑन नहीं किया तो ऐसे ओपन है, खुला हुआ है। प्लग की या फिर स्विच, यहाँ देखिए ये बंद हो गया। जब आप लोग बटन प्रेस करते हो तो क्या होता है, करने के बाद उनका कनेक्शन जो है वो आपस में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखो जब यहाँ डॉट लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, आर जो होता है हमारा। अब ये आर ना दो तरीके का होता है, एक तो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब कांस्टेंट क्या होता है, इसको थोड़ा मैं आगे डिटेल में डिस्कस करती हूँ, अभी के लिए सिर्फ इसका सिंबल समझ लीजिए। यहाँ पे जो होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज करते रहते हैं। इसके अंदर जो है बल्कि वैल्यू सेम रहती है रेजिस्टेंस के अंदर। इसको जो है हम यूज़ करते हैं रियोस्टेट के अंदर। ये आप लोगों का 11th क्लास में जो है एक एक्सपेरिमेंट भी होता है इसके ऊपर, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमीटर। ये एमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, ये वोल्ट मीटर का रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंटेशन है वायर जॉइंट होने का है, और ये है वायर क्रॉसिंग का। ये देखिए यहाँ पे ये वायर जॉइंट होगी ना, यहाँ ये वायर क्रॉसिंग का है, जिसको हम कहते हैं ना कुंडी लगाना। मतलब जैसे कई जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए बाहर जो घर के वायर आ रही होती है उस पर कुंडी लगा लेते हैं, तो ये वायर जॉइंट वही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, क्या होती है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो उसके अंदर करंट आ रहा है ना उसका वो विरोध करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये हम अभी पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है SI वो क्या होती है, ओम। और यहाँ से रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब देखिए आपके पास सर्किट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा करंट है, ये दोनों चीज़ें फ्लो हो रही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है और करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जनरेट किया एक ओम्स लॉ। वो क्या कहता है हमें, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its and provided its temperature remains constant। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी हमारे पास करंट होता है या फिर जो वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। मतलब क्या हुआ,
जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही जो है हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा मतलब कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी वजह से करंट कम फ्लो कर पाएगा, फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या बनाया, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। V इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट इनटू I। अब इस कांस्टेंट को बच्चों क्या बोलते हैं हम, इस केस में कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इसको हम मेजर करते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो ये वैल्यूज भी जो है वो चेंज होती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन करने के लिए एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, इस वेरिफिकेशन के टास्क को एक बार समझना। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी सो दैट आप लोगों के लिए ये एक्टिविटी हो जाए। इसके अंदर देखो, वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, ये हमने बैटरी ज्वाइन करी है, मतलब कई सारी सेल लगा दी हैं। यहाँ से ये प्लग की है, यहाँ ये देखिए ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्लोज है। यहाँ ये एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, ये मैंने पूरा डायग्राम समझाया हुआ है, इसको एक बार ट्राई करके देखना। नहीं समझ आता तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ। अब आप लोगों ने एक बार इस ग्राफ को समझना है मैथमेटिक्स वाले वे से, नहीं समझ आता तो इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा, V किसके इक्वल हो गया, IR, मतलब R कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया। अब इस अगर R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगी, V अपॉन I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन फ्लोइंग करंट कितना होगा उस कंडक्टर के अंदर। अब देखिए यहाँ से बात आएगी कि 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि 1 वोल्ट कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा कि 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम। तो आप लोगों को बताना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में 1 वोल्ट है और करंट जो है उनके बीच में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है दैट इज ऑल्सो 1 ओम। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर V 1 होगा, I 1 होगा, 1/1 तभी तो R 1 आएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं आगे, अब हमने यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हमने क्या किया, R की वैल्यू निकाल ली V अपॉन I, और अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब I क्या बन जाएगा, V अपॉन R। अब हम इसे चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, I के, मतलब जितना अच्छे से करंट फ्लो होगा या फिर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा अच्छे से हमारा करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे क्या है, I किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R के, मतलब I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/R। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब यहाँ इस इन्वर्स का क्या डिफरेंस पड़ेगा, यहाँ पे क्या था, V और I के केस में V बढ़ रहा था तो I भी बढ़ रहा था, V डिक्रीज हो रहा था तो I भी डिक्रीज हो रहा था। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको वैसे भी देख लो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट के फ्लो का अपोज करना। वो जितना ज़्यादा अपोज करेगा करंट उतना फ्लो कर ही नहीं पाएगा, तो मतलब करंट की वैल्यू कम होगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगा हमारे पास, एक बार मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं तो वो भागता फिरेगा। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट के ऊपर, तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो यहाँ से रेजिस्टेंस नया क्या हो जाएगा, 2R
यहाँ से मैं इसको मान लेती हूँ I1 और इसको मान लेती हूँ I2। अब मैं इन दोनों का रेशियो चेक करती हूँ। V से V कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, मतलब करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। I2 इज इक्वल टू I1/2, मतलब मैंने रेजिस्टेंस को क्या किया, डबल किया, बढ़ा दिया डबल, तो ये क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, करंट जो है वो कम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग एक बार चेक करेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, अब सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो हमारा चेंज होता रहता है। इसके लिए बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू R। ऐसा क्यों, देखो आपको कुछ सामान भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा ही डिलीवर करना है। ठीक है, पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, एक सिटी के अंदर आपको डिलीवर करना है, थोड़े एरिया के अंदर, लाइक 10 किलोमीटर के अंदर, तो आप लोग के पास ट्रैफिक कम आएंगे, आसानी से डिलीवर हो जाएगा ऑन टाइम 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर इसी रास्ते को बढ़ा के 10 की बजाय 50 किलोमीटर कर दूं तो ज़्यादा ट्रैफिक आएंगे, तो क्या पिज़्ज़ा 30 मिनट में डिलीवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ट्रैफिक लाइट्स आएंगी, बहुत सारे रोड पे, उसको टाइम भी लग सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसकी लेंथ बढ़ाई, इसी सेम वे से जब मैं कंडक्टर की लेंथ बढ़ाती हूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और करंट जो है फ्लो मेरा कम फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्या करते हैं हम, छोटे कंडक्टर के, जिस कंडक्टर की लेंथ कम होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अब यहाँ पे ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपके पास ये एरिया है, इसके अंदर अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगी तो क्या होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। अगर मैं इसी करंट एरिया को बढ़ा दूं, इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसको फ्लो करने के लिए अच्छे से स्पेस मिल जाएगा। अब इसी वो जो हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वाला एग्जांपल लिया था, अब यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये अच्छे से जा रहा है 10 किलोमीटर, ये से सिंगल लेन की रोड है, जिस तरह से ये जा रहा है। अब मैंने क्या किया, इस सिंगल लेन को कर दिया 4 लेन, मतलब इसके पास ऑप्शंस बढ़ गए, एरिया बढ़ गया। अब क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा, कुछ लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ यहाँ कर रहे होंगे, कुछ यहाँ कर रहे होंगे, तो इसके पास ऑप्शंस है। अगर इधर ट्रैफिक है तो ये इधर से निकल के फटाक से पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से करंट के पास भी ऑप्शन हो जाते हैं। जब एरिया इंक्रीज हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, मतलब विरोध कम हो जाता है, ट्रैफिक लाइट्स कम हो जाती हैं, तो करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A। ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। लास्ट क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली जो हमारा मटेरियल होता है कि वो कितना रेजिस्ट करता है, कि वो कंडक्टर है कि नहीं है, उसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इंसुलेटर्स लूँ लाइक रबर, प्लास्टिक, ग्लास, अगर उनके अंदर से मैं करंट फ्लो कराऊं तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए जिसके अंदर से हम करंट को फ्लो करा सकें। ठीक है, जो प्लास्टिक और रबर ये सारी चीजें होंगी वो क्या करेंगी, वो उनके अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगी और करंट जो है वो हमारा फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने 2 चीजें पढ़ी। अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठे जोड़ दिया तो आर क्या बन गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब इसके अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है हमेशा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रो एल बाई ए। इसको बोलते हैं हम रो, यानी रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम। किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये। रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। आप देखिए यहां से, अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं क्या होती है, देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम, ऐसा यूनिट ओम के अंदर, ठीक है। एल लेंथ किसी भी वायर की या कंडक्टर की कैसे मेजर करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इस 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां से R इज इक्वल टू ओम, और यहां से ये क्या बन जाएगा, रो इंटू ओम बाय मीटर। एक सेकेंड, सॉरी देखिए ये क्या हो गया ओम, ये क्या हो गया मीटर में, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर में। यहाँ से मैं अगर रो की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी, आर ए बाई एल, ठीक है। ये किस में है, ओम में, ये किस में है, मीटर स्क्वायर में, और ये किसके अंदर है, लेंथ मीटर के अंदर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ से जो रो है हमारे पास उसकी एसआई यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रो, और इसकी जो एसआई यूनिट है रेजिस्टिविटी की वो क्या हो जाती है, ओम मीटर। अब ये आप लोग के लिए 2 एग्जाम्पल वैसे लिखे हुए हैं। कंडक्टर्स जो मेटल्स होती हैं, अलॉयज होती हैं, उनके अंदर कम रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से करंट जो अच्छे से फ्लो होता है। क्यों होती है कम रेजिस्टिविटी, बिकॉज उसके अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से करंट जो है आसानी से फ्लो कर जाता है। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतने ही अच्छे से करंट जो है वो फ्लो कर पाएगा। तो इनके अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है वो लाई कहाँ करती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं लाइक रबर और ग्लास एक्सेट्रा, उनके अंदर रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, जो किस रेंज की होती है, 10⁻12 ओम मीटर के अंदर, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट डायग्राम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि ये सिंबल होता है कनेक्टिंग वायर्स का, ये होता है लैंप का, ये बैटरी के लिए, ये स्विच के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए ये रेजिस्टेंस एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। एमीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक बेल जो घरों के अंदर लगी होती है, ठीक है। ये होता है स्विच के लिए, ये सेल, ये बैटरी एक से ज़्यादा जोड़ दिए, लैंप, वोल्ट मीटर, एमीटर, रजिस्टर, ये वेरिएबल, ये जो ऐसे एरो लगा हुआ है इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वेरी हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। ये मोटर के लिए, ठीक है। हमने ये स्टडी कर लिया है। अब आप लोगों का टास्क क्या दिया था मैंने, ओम्स लॉ को एक बार वेरीफाई करके देखोगे, कुछ मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, नहीं समझ आता तो इसको नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों की एक्टिविटी है, ठीक है। आप बात कर लेते हैं हम, आप लोगों को जो भी डाउट्स आते हैं तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे हम। आप लोगों ने मोबाइल के अंदर एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, लिखना है TELEGRAM टेलीग्राम, और उसके अंदर आप लोगों को क्या सर्च करना है, @प्रिया PRIYA MADOTRA, और आप लोग 10th क्लास में तो आप लोगों ने लिखना है 10, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। तो आप लोगों को एक चैनल मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने जाके क्लिक कर देना ज्वाइन चैनल पे, तो आप लोग उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। जो भी आप लोगों के डाउट होंगे तो उसमें डिस्कस कर लिए जाएंगे,
और इन केस फिर भी आप लोग को समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जो भी बचा हुआ है, अभी हमारे न्यूमेरिकल्स भी बचते हैं और काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी बचता है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।